हाँ भाई, आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समाज की, देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के तरीके जो सरकार ने बताए हैं उनको कैसे अपनाया जाता है। मेडिकल साइंस भी इसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकारी योजनाओं के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका जो नियंत्रण है वो केंद्र और राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन और जनमानस यानी कि मनुष्य, पब्लिक, सभी को मिलकर के प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है सरकार ने कह दिया भाई ऐसा करना है तो कह दिया और मान लिया। नियम तो ये है कि सड़क पे चलो भाई बाईं तरफ, ठीक है, लेकिन मजबूरी में दाईं तरफ ही चलना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है नियम तो बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नियमों की जो परिभाषा है वो कुछ अलग है। तो उसके अनुसार ही आपको अपने जीवन की रेलगाड़ी चलानी पड़ती है और करते हैं हम लोग। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनन व बाल स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम RCH आदि का जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। इनका बहुत ही उल्लेख नहीं कर सकते आप, योगदान है। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार। पहला पॉइंट जो वो देख रहे हैं आप, ठीक है। नंबर 1, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका है बहुत ही कॉमन, दैट इज गर्भ निरोधकों या कंट्रासेप्टिव्स का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इन तरीकों ने परिवार को छोटा रखने में काफी मदद की है। गर्भ निरोधक ऐसे जन्म नियंत्रण उपाय हैं जो गर्भधारण को तो रोकते ही हैं और साथ ही शिशु जन्म पर भी रोक लगाते हैं। नंबर 2 लिख रहे हैं आप, छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना। सरकार की योजनाएं हैं ये। परिवार कल्याण विभाग ने एक नारा दिया, हम दो हमारे दो, को संचार माध्यमों ने जन जन तक पहुंचाया। यानी कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, अखबार, दुनिया भर की चीजें आप लोग जानते होंगे। अब तो मोबाइल का जमाना है तो हर चीज मोबाइल पे देखो। ठीक है, सबको बताया कि परिवार में दंपति दोनों और 2 बच्चे उनके, बस इतना बड़ा परिवार होना चाहिए। कुछ शहरी लोगों ने तो हम दो हमारे एक का नारा अपनाया है, यानी कि उसमें भी और कम कर दी, कटौती कर ली, तो एक बच्चा रह गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो CBSE बोर्ड जो है उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले परिवारों को अनेक सुविधाएं, स्कॉलरशिप्स दिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक, नंबर 3 देख रहे हैं आप, वैधानिक पहल। सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की निम्नतम सीमा तय की है। अब विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से कम ना हो। इस वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी वार्निंग, इस वैधानिक पहल का एक ठोस जैव वैज्ञानिक आधार होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया तो ऐसी क्यों, किसी वजह से कहा होगा, कोई वजह ही होगी। ठीक है, क्या वजह है इसकी, देखिए आप आगे। किशोरावस्था में एक बालिका का शरीर नाजुक होता है, वह प्रेगनेंसी और प्रसव के लिए जैविक रूप से तैयार नहीं होता है। किशोरावस्था जो है वो भावनात्मक रूप से अस्थिरता का समय होता है। मतलब बच्चियां होती हैं, बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस उम्र में अगर वो मां बनने की कोशिश की है या बनाई जाए तो उनके जीवन पर असर पड़ता है। किशोर के मन में, किशोरावस्था में क्या होता है कि मानसिक, व्यवहारिक
परिपक्वता नहीं आती है, अतः शादी या विवाह जैसी जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक और वैधानिक पहल जिसमें विवाह की क्या करिए, न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई है, 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लगेगी, जो सबसे अधिक कहती है उचित है। अब देखो आगे सीमित परिवार की लाभ क्या क्या है, देखो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं पारिवारिक आय का वितरण प्रत्येक सदस्य पर अधिक होगा, यानी कि जो आदमी कमा रहा है, एक परिवार है, 4 लोग हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और अगर वो पैसा जो कमा कर आ रहा है महीने की या तनख्वाह रोज जैसी भी इसकी है, तो उसका इक्वली और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन सबको हो जाएगा कि इस बच्चे को हमें पढ़ाई लिखाई के लिए और खाने पीने के लिए और कपड़े लत्ते के लिए हर काम के लिए पैसे इतने खर्च करने हैं। अब मान लो बच्चे ज्यादा होंगे तो आमदनी उतनी रहेगी, थोड़ी सरकार ने क्या आमदनी बच्चों को हासिल कर दी गई, बच्चे जितने होंगे आमदनी लिमिटेड रहनी है, तो लिमिटेड आमदनी के अनुसार उतना ही उसका अनुपात का वितरण होगा, तो ज्यादा बच्चे होंगे तो खर्चा कम होगा एक बच्चे पर, और अधिक अगर बच्चे ज्यादा होंगे कम होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। सलाह मिलेगा उसके लिए प्रत्येक सदस्य को संतुलित पोषक भोजन, अच्छा भोजन मिलेगा, मतलब जब कहना चाहिए घर में कम लोग होंगे और अच्छा खाना पीना आएगा, फल फ्रूट आएंगे, ड्राई फ्रूट्स आएंगे, को माल मसाला मिलेगा खाने के लिए, तो संतुलित और अच्छा भोजन खाने मिलेगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा, ठीक है नहीं है, हेल्दी डाइट खाने को मिलेगी। परिवार के लिए स्वच्छ हवादार प्रकाशयुक्त आवास मिलेगा, मतलब कहने का यह है कि अगर कम मेंबर होंगे घर में तो हर एक को अधिक जगह बैठने को मिल जाएगी, आराम करने को मिल जाएगी, पढ़ने लिखने को मिल जाएगी, सब काम करने के लिए अलग अलग। पता चले एक 1 रूम सेट है और 5 लोग रह रहे हैं उसमें, तो एक कोने में भी एक आदमी नहीं आ पाएगा। अगर एक कोने में एक आदमी को रख लोगे, सामान कहाँ रखोगे, सर पर अपने, और फिर एक आदमी रह गया, वो कहाँ रहेगा। फिर मान लीजिए बाथरूम है इस्तेमाल करने का, किचन है, तमाम चीजें हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, तो कहाँ बैठाओगे उनके लिए। तो सीमित परिवार सबसे अच्छा होता है। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, जिससे वह बच्चों की देखभाल प्रभावी ढंग से कर सकती है। अब जैसे लिखा हुआ है, नंबर 4 देख रहे हैं आप, ये बच्चों की उचित देखभाल, मतलब अगर कहना चाहिए माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वे बच्चों को भी ध्यान ठीक से दे पाएगी। और माँ का स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा, जब उसको भरपेट संतुलित अच्छा भोजन मिलेगा। अब ज्यादा लोग होंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम लोग होंगे तो काम भी कम करना पड़ेगा, तो अपनी सेहत की देखभाल वो कर सकती है। प्रतिदिन की सभी प्रकार की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं, मतलब जो भी भविष्य की देखभाल, मतलब जो भी उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो पर डे की, वो आसानी से सीमित परिवार में हम पूरी कर सकते हैं। भविष्य के लिए आवश्यक बचत संभव हो सकेगी, मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए अगर कम मेंबर्स हैं परिवार में, तो जरूर होनी आदमी सब पैसा खर्च कर ले, महीने में कुछ पैसा बचा कर रख सकता है, अपनी सेविंग्स करेगा, भविष्य के लिए उसके काम आएंगे, क्योंकि खर्चे तो हमेशा मुंह फैलाए रहते हैं। तो उसके लिए जो है हारी बीमारी है, तमाम बातें होती हैं, शादी विवाह है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। जब तनख्वाह खर्च कर लो पूरी, तो तनख्वाह पैसे कहां से आएंगे। तो अगर मेंबर कम होंगे तो उसी अनुपात में जब खर्च करे आएंगे तो उसका कुछ हिस्सा आदमी बचा कर भी रखता है और भविष्य में उसको इस्तेमाल करता है। फिर क्या है, देश राज्य एवं समाज पर कम बोझ। अब क्या है इसमें, सीमित आवश्यकताओं के कारण देश राज्य यानी प्रदेश समाज पर कम भार पड़ेगा, यानी कि जो है जब मेंबर कम होंगे, आबादी कम होगी, तो नेचुरल बात है जो प्राकृतिक स्रोत होंगे, जो भी मतलब कहना चाहिए फैसिलिटी होंगी गवर्नमेंट की तरफ से या प्रकृति की तरफ से, उन सबका भरपूर उपयोग और लंबे समय तक हम कर सकते हैं। जीवन सुखी एवं संपन्न होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता एवं उन्नति के लिए अवसर मिलेंगे। यानी कि अगर परिवार छोटा होगा तो खुशियां तो मतलब यह है कि अरे जब कहने से आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो मन में खुशी रहेगी नहीं रहेगी कि हमारे लिए रोज नए कपड़े पहनने मिल रहे हैं, रोज बढ़िया चीजें खाने को मिल रही हैं, और किताबें काफी किताबें अच्छी मिल रही हैं, पढ़ने को अच्छा मिल रहा है,
अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो इन सब बातों से जो है आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप जो है अपने आप को अच्छी तरह से रख सकते हैं और सफलता प्राप्त करके उन्नति भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सीमित परिवार के लाभ। अब इधर देख रहे हैं हम लोग ये गर्भ निरोधक या जन नियंत्रण उपाय। अब इनको क्या क्या करते हैं, जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन उपायों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं परिवार नियोजन के लिए अनेक उपाय हैं। इन उपायों का अध्ययन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्राकृतिक और परंपरागत, दो प्रकार से किया जाता है। क्या होते हैं पारंपरिक और परंपरागत, प्राकृतिक और परंपरागत। ठीक है, IUD और IUCD ये दो तरह के होते हैं। लिखा हुआ पहला ओरल कंट्रासेप्टिव्स, यानी कि मुंह से देने वाली दवाइयां, ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जो हम खाते हैं, मतलब हमसे मतलब जो भी यूज करेगा, परिवार नियोजन करेगा वो खा सकता है। दूसरी है सुइयां, इंजेक्शंस, और तीसरी है शल्यक्रिया यानी सर्जरी, काटपीट करना। आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, गर्भनिरोधक जो हैं वो सब आसानी से मिल जाएं और इनका आसानी से उपयोग कर सकें। इनका प्रभाव भी पूर्ण रूप से हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो और उपयोगकर्ता की यौन इच्छा में बाधक ना हो। मतलब जो है इसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, मैरिड कपल की या शादीशुदा जोड़े की जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इन सब बातों का भी उस पर प्रभाव होना चाहिए। अब नीचे देख रहे हैं आप गर्भ निरोधकों के प्रकार, 3 प्रकार के हुए हैं, प्राकृतिक, रासायनिक और रोध। प्राकृतिक क्या होते हैं, देखो प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक या परंपरागत। इनमें क्या होता है, ये होते हैं युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने वाली संभावनाओं से बचा जाए। मतलब कहना चाहिए सेक्सुअल लाइफ के दौरान जरूरी नहीं है कि हर बार शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो ही जाए, और हो सके तो ना हो। ठीक है, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, जो अंडा निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, मैं बताया था आपको, उसमें ध्यान होना चाहिए। अंडोत्सर्ग की उर्वरर अवधि यानी कि फर्टाइल एज होती है 14वें दिन है, तो 13, 14, 15, 16 ये जो दिन होते हैं इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बताया था आपको 10 दिन, मतलब 7 दिन की होती है पूरी, 10वें दिन से लेकर के और 6ठे दिन 16वें दिन तक की जो है वो एक ऐसी अवधि होती है जिसमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस समय सहवास ना करके गर्भ धारण को रोका जा सकता है। ये विधियां विवाहित जोड़े को गर्भ रोकने की इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय आदि पर निर्भर करती हैं। इसमें होता क्या क्या है, आवधिक संयम, मतलब जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, इस विधि में ऋतुस्राव के 10वें दिन से लेकर के 7वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। ये अंडोत्सर्ग के आसपास का समय होता है, अतः इसमें निषेचन की अधिक संभावना रहती है। इस अवधि से परहेज करके गर्भधान यानी कि गर्भावस्था से बचा जा सकता है। ये दूसरा हुआ है नंबर, इसमें ये आप ये पहला ये हो गया आवधिक, दूसरा लिखा है अंतरित मैथुन। इसमें क्या होता है, बाह्य स्खलन, मतलब प्राकृतिक विधि में पुरुष संभोग के समय वीर का स्खलन योनि बना करके उसको बाहर करें, ठीक है, तो उसे कहते हैं अंतरित मैथुन। ऐसी दशा में जो है शुक्राणु योनि में ना रह करके बाहर निकल जाते हैं और निषेचन की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है।
फिर एक होती है स्तनपान। स्तनपान, इसमें क्या होता है, प्रसव के पश्चात, मतलब ये एक मानी हुई विधि है। प्रसव के पश्चात मां जब तक शिशु को स्तनपान कराती रहती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल तथा अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। लगभग 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद इसकी संभावना कम हो जाती है। और ये जो है, अब ऐसे समझ लो, ये तीनों विधियां जो हैं, कौन कौन सी तीनों, तो ये तीनों विधियां हैं कौन कौन सी, आवधिक संयम, अंतरित मैथुन और स्तनपान काल। ये तीनों जो हैं, इस दौरान अगर कोई कोशिश करे तो मतलब संभावना है तो, लेकिन बिल्कुल गारंटीड नहीं है कि गर्भावस्था ना हो पाए। ठीक, फिर है दूसरा, आप देख रहे हैं रासायनिक विधि। इसमें रोधकों के साथ शुक्राणुनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा देख रहे हुआ है, वर्तिका विधि, जेली और क्रीम, फोम, पाउडर, शुक्राणुनाशक। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं या मार देते हैं, और उसकी वजह से जो है मैथुन के उपरांत निषेचन की संभावना लगभग नहीं रहती है। गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये गोली जो होती है वो ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें या 7वें दिन से 21वें दिन तक स्त्रियों को दी जाती है। इसमें पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, FSH और LH, ये नहीं निकलते हैं, जिससे ग्रेफिन पुटिका परिपक्व नहीं होती है और अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। सबसे आसान विधि है माला डी, नाम सुना होगा, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली गोली है। सहेली नाम की गोली होती है, सहेली, ये सप्ताह में एक बार दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सहेली जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। ये नॉन स्टेरॉइड गोली है। ठीक है, फिर आप तीसरा देख रहे हैं रोध, बैरियर, यांत्रिक विधियां होती हैं। ये परिवार नियोजन की जो यांत्रिक विधियां हैं, इसमें कंडोम, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप और आईयूडी आदि पदार्थों का या मतलब तरीकों का प्रयोग किया जाता है। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये जो होते हैं कॉपर टी है और कहना चाहिए लूप होते हैं। ठीक है, सी कॉपर टी, मल्टी लोड 375 नाम होते हैं इनके। ये तो ये मतलब महिलाओं के लिए दी जाती हैं। तो इसमें जो होता है शुक्राणुओं को रोकने की क्षमता होती है इनमें, ताकि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के सभी नहीं पहुंच पाते हैं, और कह सकते हैं आप कि उनकी वजह से जो है निषेचन नहीं हो पाता है। जब निषेचन नहीं होगा तो सीधी सीधी बात, गर्भधारण नहीं होगा। अब जो शल्य विधियां होती हैं, इसमें क्या होता है कि शल्य विधियों में, देखो ध्यान से सुन लीजिए आप, शल्य विधियां जो होती हैं, सर्जरी, इसमें क्या होता है कि नर की जो होती है वास डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी, उसको छोटे से माइनर ऑपरेशन के द्वारा काट दिया जाता है और टांग लगा के बांध देते हैं दोनों तरफ की। मादा में फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और टांगा लगा के बांध दिया जाता है। तो फलस्वरूप होता क्या है कि दोनों से किसी एक को ये कारण पड़ता है, चाहे कोई करा ले, नर करा ले अथवा मादा करा ले, लेकिन ये क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। मतलब दोबारा सोचो कि जोड़ ले तो नहीं होगा, एक बार हो गया तो हो गया। लेकिन ये है बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही कारगर विधि। इसमें अगर जैसे कहना चाहिए मादा की जो काटते हैं, कहना चाहिए तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी,
मादा की फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, अगर बंद कर दिया जाता है काट के, तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और अगर नर की काटी जाती है तो उसे कहते हैं क्या चीज, वैसोक्टेमी। वैसोक्टेमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये जो चित्र बने हुए हैं, जो एक तरफ नर में लिखा हुआ है वैसोक्टेमी और इधर लिखा है मादा में ट्यूबेक्टोमी। तो आप ये मतलब ये रूपरेखा चित्र है, तो इसमें क्या बना हुआ है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये वृषण है, ये शुक्रवाहिनी आ रही है और ये खुल रही है शीशन में, ऐसे ही इधर से ये आ रही है। तो ये शुक्रवाहिनी और ये शुक्रवाहिनी यहां से काट दी गई, इसे काट दी जाती है, काट करके यहां पे कीड़ा लगा करके काट दी जाती है और यहां पर गांठ बांधते थे तार से। ऐसे इधर ये है मादा में, ये गर्भाशय है, ये अंडवाहिनियां हैं, फैलोपियन ट्यूब है, इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया। अब शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर निकलेंगे अथवा अंडाणु नहीं मुक्त होंगे अंडाशय से और गर्भाशय बन जाएंगे। जब वो आएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, मैथुन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन होता क्या है कि इनसे कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पेट में दर्द, जीभ चलाना, अनियमित ऋतुस्राव, रक्तस्राव, स्तन कैंसर भी हो जाता है। तो ये समस्याएं होती हैं कुछ। ठीक, अब जो मेडिकल एक चीज होती है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें अनचाहा गर्भ धारण रोकना या बलात्कार की वजह से गर्भ धारण हो रहा है वो उसको रोकना, या गर्भ में पल रहे शिशु को भ्रूण को जो अगर प्राणघातक होता है मां के लिए तो उसको रोकना, ये सब चीजें होती है वो इसी के अंतर्गत पड़ जाती हैं। तो ये आपका जो हो गया, कौन सा टॉपिक हो गया पूरा, जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण उपाय हो गए। अब आपको नेक्स्ट में बताएंगे यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक टॉपिक और हो जाएगा सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ये चैप्टर जो है अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा यहां तक। ओके, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लें।